अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। आप सब जानते हैं हरिमोहन जी को, बहुत शुक्रिया क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जाने पहचाने रोहित शर्मा, थैंक यू सो मच रोहित जी, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों से ही आज बात करेंगे हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। भाई बड़ा हंगामा है और बहुत हमारे यहाँ भी न्यूज़ चल रही है और हमारे बहुत से लोग जो मीडिया पे काम करते हैं वो भी वीडियोस बना रहे हैं। क्या आप लोग और चाइना यानी भारत और चाइना के बीच में दोस्ती होने जा रही है, हो क्या रहा है? मैं रोहित आपसे शुरू करती हूँ। देखिए, दोस्ती इन द सेंस के दोस्ती तो हमारी कभी थी ही नहीं। 1962 से पहले रही हो तो पंचशील के सिद्धांतों पे, जो कि बड़ी जल्दी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स कर गए। लेकिन दोस्ती हमारी कभी नहीं थी और दोस्ती आगे होगी इसके चांसेस भी नहीं। अभी तो नहीं, अगले एक डिकेड में नहीं है, तो दो एग्रीमेंट डिकेड में अभी चल रहा भी है। नहीं है। बात कर रहा हूँ, वही बताऊंगा आपको। हम्म। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा एरिया उसने कब्जाया हुआ है और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक हम दोस्ती नहीं मान सकते। अक्साई चीन उसके हाथ में है, अरुणाचल का कुछ एरिया उसके हाथ में। जब तक वो छोड़ेगा नहीं हम नहीं मानते, हम दोस्ती कर ही नहीं सकते, उसको दोस्ती बोल ही नहीं सकते। एक आदमी ने हमारा एरिया कब्जाया हुआ है और वो हमारा दोस्त बन जाए, नहीं। ठीक है, अब एक चीज होती है प्रैक्टिकल रिलेशंस। प्रैक्टिकल रिलेशंस हैं। अब जो आज एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या है? इस एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं, आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया। चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी। चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी। हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए, या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे। ये मिलिट्री विक्ट्री भी है, क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में। क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए चाइना गलवान पे ही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो। चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जाए। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो कि बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी, अब तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो रावी दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, कि अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। क्योंकि चाइना चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा है यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि 2020 की पोजीशन पे हम बोल रहे थे कि 2020 जहां पोजीशन जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं अब पेट्रोलिंग होगी, और वहीं पे माना है वो। इसमें कहीं ना कहीं रशिया का भी प्रेशर है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कल परसों ही रशिया जाने वाले हैं, ऐसे में पहले तो जर्मनी जाएंगे फिर रशिया जाएंगे, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, ब्रिक्स की बात करेंगे, बहुत सारे प्रेशर थे। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की, और सबसे बड़ी चीज आज अ, आज से तकरीबन 2 हफ्ते बाद, नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे वो दिन होता है जब अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं। 2 हफ्ते, एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं। उससे पहले चाइना ने सरेंडर कर दिया, साथ में चाइना अब विड्रॉ भी कर जाएगा। जब ये हो गया कि वहां पेट्रोलिंग है तो चाइना की ट्रूप्स भी विड्रॉ कर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारी वहां बैठी है। वी हैव इनफ ऑफ फायर पावर टू टैकल देम। बट हम लोगों ने इस पूरे 4 साल में हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है। दूसरी चीज कि इसमें एक हिडन विक्ट्री और है, विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है। क्या कहा जाता था कि चाइना कहीं पीछे नहीं हटता, और चाइना जो है वो जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। अब की बात तो निकला, निकला भी, विड्रॉ भी किया, और इंडिया को सारे राइट्स भी दिए उसने कि आप यहां तक करेंगे ठीक है, और नहीं होता तो हम लोग और उसके इंपोर्ट्स बैन करते चले जाते। और चाइना के पहले से ही चाइना की इकोनॉमी की हालत ये हो रही है कि वहां से जो एक्सपोर्टर्स थे, जो सामान बना रहे थे, वो लोग निकल के भाग रहे थे। आइधर वो इंडिया आ रहे थे, वियतनाम जा रहे थे, लाओस जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे, वो थाईलैंड भी जा रहे थे, मलेशिया भी जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे।
चाइना की इकोनॉमी टूटते दिख रही थी। चाइना वाज क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे नहीं नहीं चाइना तो बहुत बड़ा हाथी है, तो हाथी है तो भाई आप अपने घर में रखो, हम मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुन लो। ठीक है, फैक्ट इज कि चाइना को घुटनों पे लाने का काम यही हुआ है। इससे पहले हमने देखा था वियतनाम ने चाइना को मार के भगाया था, ये दूसरी बार है जहां पे मारा हमने तब था। अब डिप्लोमेटिक विक्ट्री, एक खून का बूंद नहीं गिरा और हम लोगों ने चाइना को वापस कर दिया। तो दिस इज अ बिग विक्ट्री 2020 के टाइम तक। अब हम आगे क्या होगा, आगे हम लोग उस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे जिस एरिया में कर रहे थे, ठीक है, और चाइना अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा और अब चाइना शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करते तो चाइना पे क्या करेंगे। 62 के बाद से हमने चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं किया और ना हमारा मूड है उस पर ट्रस्ट करने का। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग हम अमेरिका पे भी नहीं करते। रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, अब रशिया हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। इसकी एक इम्प्लीकेशन ये है कि हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम वहां पर अपनी बिल्डअप बना के रखेंगे। और साथ में ये उत्तराखंड में भी इनकर्जन्स करता था और ये अरुणाचल में भी करता था, हम लोग तीनों जगह बिल्डअप बनाएंगे, हमारी अच्छी वो रहेगी। और जो ड्रोन्स और ये वो आ रहे थे, हमारे अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। 4 साल में हम लोगों ने अग्नि प्राइम टेस्ट किया, ये थैंक्स टू चाइना। चाइना इतना प्रेशर नहीं बनाता तो हम इतनी स्पीड से काम भी नहीं करते। हमने अग्नि प्राइम टेस्ट किया, हमने बैलिस्टिक टेस्ट की, हमने वो मिसाइल्स टेस्ट की, हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे बोलते हैं हम, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि कोई प्रेस रिलीज नहीं मेरे हाथ में, लेकिन जो दिख रहा है कि हाइपरसोनिक भी मिसाइल टेस्ट हुई। हम लोगों ने 8000 किलोमीटर वाली मिसाइल टेस्ट की, हालांकि इंडिया उसे 5000 किलोमीटर बोलता है तो मुझे 5000 बोलना चाहिए, लेकिन चाइना की प्रेस रिलीज थी कि इंडिया ने 8000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट की और मल्टीपल वेपन्स वाली बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की। हम लोगों ने सबमरीन इंटैक्ट की, हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंटैक्ट किए, हम लोगों ने राफेल इंटैक्ट किए, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, हम लोगों ने अपने पास जैसे बोलते हैं असला, हम लोग AK-203 की फैक्ट्री से 50,000 के आसपास हमारी AK-203 आ चुकी। मतलब डिफेंस में इंडिया ने पिछले 4 साल में जो तरक्की की वो इसी खतरे की वजह से की। तो हम बिल्कुल ऐसे थैंक्स टू चाइना। लेकिन हरिमोहन जी, इम्प्रेशन ये आ रहा है, पाकिस्तान में भी बात ये की जा रही है कई जगह पर, आज तो खैर पूरा दिन जो है वो कुछ ना कुछ आता ही रहा भारत की न्यूज़ को लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, कि लग ये रहा है कि भारत जो है वो अब इस रीजन में, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना, सबके साथ अमन के साथ या थोड़े से रिलेशन बेहतर करके रहना चाह रहा है। इसी वजह से डॉक्टर जयशंकर यहाँ आए थे और एससीओ मीटिंग जो कही जा रही है, और उसके साथ ही साथ चाइना के साथ भी जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वाकई ऐसा है? आरजू जी, रियलिटी ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से तो सिर्फ एक तो हाथ मिलाने आए थे, शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया, एक आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ खाना खाने। मुझे नहीं लगता तीसरी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से हुई हो। अगर हाँ, बंद कमरों में लेट नाइट में कोई लेट मीटिंग हुई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो भी था वो डिस्क्लोज नहीं है, और जो चीज डिस्क्लोज नहीं है, जब तक मैं उसके इंप्रेशंस ग्राउंड पे नहीं देख लूंगा मैं उसको डिस्क्लोज ही मानू, मतलब मैं मानूंगा कि वो हुई नहीं। तो वहां किससे बात हुई होगी? पॉसिबली वहां पर चाइना के जो सेकंड इन कमांड कहो या प्रीमियर कहो, प्राइम मिनिस्टर कहो, उनसे पॉसिबली। तभी से उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर एस जयशंकर वापस आते हैं, और जब मोदी जी, उनके एक हफ्ते बाद ही मोदी जी ने रशिया जाना है, उससे एक दिन पहले एक बढ़िया खबर आ जाती है। तो सवाल ये है, ये एफर्ट कब से हुआ, हम उस पर आए, लेकिन उससे पहले असलियत में ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें ये समझना होगा। आज सोचिए, देखिए क्या है कि चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया से 3 गुना बड़ा कंट्री, पॉपुलेशन भले ही एक जैसी हो, 3 गुना बड़ा है, और इंडिया से अप्रोक्सीमेट 20 साल डेवलपमेंट के मामले में आगे है। तीसरा, साइज बड़ा है, डेवलपमेंट के मामले में आगे है। तीसरी सबसे बड़ी खास बात, इंडिया में डेमोक्रेसी है जो स्लो चलती है। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है जो डेडिकेटेड है, और उसे पता है हमने 10 साल में ये करना है, 20 साल में ये करना है, 30 साल में ये करना है। तो ऐसे में वो इफेक्टिवली किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए देने लगा, और उसकी जो
टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जो पॉलिसी, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी, जो अभी आप लोग कह रहे थे कि चाइना कभी आ जाता है तो जाता नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लड़ता भी नहीं है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। 1969 में एक बार वो वियतनाम में घुस गया था, उसके बाद जब 10-12 हजार सैनिक मरवा लिए थे, उसके बाद वो कभी भी किसी का बॉर्डर क्रॉस नहीं करता। तो पॉलिसी क्या अपनाई? वो पॉलिसी थी सलामी स्लाइसिंग की। एक 10-15-20 किलोमीटर के एरिया में जाके बैठ गए, और वो ऐसा बैठा कि वहां से उठा ही नहीं। चीख लो, चिढ़ लो, लड़ लो, झगड़ लो, तुम गोली चलाओगे तो उससे पहले वो एग्रीमेंट करके बैठा, भाई गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन जाएंगे भी नहीं। अब आप जितनी मर्जी बात करते रहो, वो गुर्राएगा, वो डराएगा, वो धमकियां देगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, और सामने वाला कंट्री हार जाता है। सिर्फ दो ही तो कंट्री ऐसे हैं जो चाइना के सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। एक रशिया, जो सीधा मिसाइल तान देता कि तेरी ऐसी ऐसी। दूसरा इंडिया। इंडिया की पॉलिसी 2014 से पहले अगर आप देखते हैं तो कैसी थी? 2011-12 में, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, तो दमचौक नाम की एक जगह पर चाइनीज आर्मी आ गई थी। इंडिया वालों ने बैकडोर डिप्लोमेसी से लेकर दूसरे बहुत सारी कोशिशें करके उनको रिक्वेस्ट करके पीछे भेजा कि प्लीज आप वापस चले जाओ, हमारी इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है, और वो वापस चले गए। अंदर खाते क्या लेन देन हुआ था पता नहीं, लेकिन हाँ, खबर आई कि उस टाइम पर शायद कांग्रेस के गलियारों में या कांग्रेस की लीडरशिप ने एक डिसीजन लेने की कोशिश की थी, डिस्कशन किया था कि अगर हम चाइना को लद्दाख दे देते तो क्या हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि हमारी आर्मी ने वहां पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हुए साफ कहा कि अगर आपने सोच भी लिया आगे से तो हम रिवोल्ट कर देंगे और आपको फिर भारी पड़ेगी बात। ऐसा दावा किया जाता है कुछ जगहों पे। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज 100% हो, और पॉसिबली यही रीजन है कि एक बार ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ और उसको कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे, कुछ गलियारों में ऐसी डिस्कशन है। भैया उसको ठीक करेंगे, और अगर मैं गलत हूं तो मैं मानता हूं गलत हूं, लेकिन ऐसी डिस्कशन या ऐसा एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर है, और सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी था, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि हुआ क्या, लेकिन अब हुआ क्या। जैसी मोदी गवर्नमेंट आती है तो मोदी गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा चेंज क्या था? पॉलिसी चेंज। 2017 में डोकालाम इशू हुआ। चाइना ने असलियत में इंडियन टेम्परेचर को या इंडियन जो टेम्परामेंट था उसे चेक करने के लिए एक काम किया था कि भूटान की एक टेरिटरी के अंदर अपनी हेलीपैड बनाने, एयर स्ट्रिप रोड बनाने की कोशिश की। 73 डेज तक इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी थी। 73 डेज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 73 डेज के बाद वो डेवलपमेंट शुरू हुई। चलो ठीक है, वो पहला ऐसा फेज था या वो पहला ऐसा डिस्कशन था जिसे अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अल्टीमेटली वहां पर बहुत अच्छे लेवल पर, जिसे कहते हैं, इंडिया ने डील किया चाइना को, और चाइना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया बिना कुछ बार्गेन किए। एक बार उसका दूसरा पार्ट क्या था? उसका दूसरा पार्ट ये कि चाइना ने समझ लिया कि इंडिया दबने वाला नहीं है, थोड़ी सी एग्रेशन है। लेकिन असलियत में इंडिया ने भी चाइना को चेक कर लिया कि चाइना ज्यादा से ज्यादा क्या करे, और असलियत में आज के दिन जो कॉन्फ्लिक्ट है ना आरसूची, उस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ भी उसी डेट को है जिस डेट को पाकिस्तान भी सबसे ज्यादा रोता है। 5 अगस्त 2019, जब कश्मीर इशू को इंडिया ने सॉल्व करने के लिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया। उसे अगर आप उठाकर देखेंगे तो हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, उन्होंने एक बात कही। उनका क्लियर स्टेटमेंट था, जब अधीर रंजन चौधरी और लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि आप कश्मीर के मामले में क्या कहते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि जब भी मैं कश्मीर का नाम लूं तो उसमें जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन सब चीजें इंक्लूड हो। बस जैसे ही नाम लिया अक्साई चीन, चाइना के कान खड़े हो गए कि ये तो अक्साई चीन बोल रहा है। बस यहीं से चाइना ने तैयारी शुरू करी। यहीं से आप देखेंगे 2019, सेकेंड हाफ ऑफ 2019 और 2020 बड़ी सारी खबरें आई कि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन्स, वेपन, सब चीजें देना शुरू कर दिया। यहां तक कि J-17 की फैक्ट्री भी शायद पाकिस्तान में उसी दौरान लगी थी कि हाँ जी आप J-17 भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, अगर मैं डेट्स के मामले में सही हूं पाकिस्तान की J-17 को लेकर। तो एक पॉलिसी थी। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या? इसका नेक्स्ट लेवल ये कि जब ये सारी पॉलिसी बन गई तो मतलब तैयारी शुरू हो गई।
उस चीज को ध्यान में रखते हुए, अपने क्लेम को आगे बढ़ाते हुए, चाइना ने वही सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। इंडिया वहां पर बहुत तेजी के साथ रोड्स वगैरह बना रहा था। रोड्स तो इशू थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी पोजीशन को क्लेम करना और इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को नीचा दिखाना। वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते गलवान क्लैश की फॉर्म में दिखाई दी और दोनों की दोनों आर्मीज आमने सामने। अब उस गलवान क्लैश का ज्यादा नुकसान किसे हुआ? मेंस लाइफ की फॉर्म में तो चाइना को, क्योंकि रशिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, तो कि 45 पर्सनल्स जो चाइना के थे वो एक्सपायर हुए थे। इंडिया की तरफ से मार्टर हुए थे 20, इंडिया के 20 वर्सेस 45। जब ये मैसेज, और अमेरिका ने भी देखा, अमेरिका ने भी कहा कि ज्यादा कैजुअलिटीज चाइना की हुई। उससे पता है क्या हुआ था? इसे देखिए कि उससे दुनिया को अभी तक चाइना का अल्टरनेट इंडिया में नजर नहीं आ रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि उस क्लैश में इंडिया ने ज्यादा जोर से चाइना को मारा, तो चाइना के काउंटर में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट या स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट की फॉर्म में नजर आया। उसका बेनिफिट हमें इकोनॉमिकली मिला। लोग कहते हैं 1 लाख आर्मी को तुमने बॉर्डर पे क्यों खड़ा कर रखा है? मैं कह रहा हूं उसका बहुत बेनिफिट मिला। किसको? इंडियन को। क्यों? क्योंकि जब दुनिया ने की, खासकर इंडस्ट्रीज ने देखा कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन फोर्सेस मौजूद है और मेंटली प्रिपेयर्ड है और दबने वाली नहीं है, तो वहां से इंडिया को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। और जो कंपनीज एक अल्टरनेट फॉर्म में चाइना से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी, उन कंपनीज ने इंडिया को भी एक अल्टरनेट की फॉर्म में कंसीडर करना शुरू किया कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो चाइना की हेजेमनी को कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। इस चीज ने इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाया और ज्यादा। रही सही कसर, उसके बाद 4 साल हम खड़े रहे। इससे चाइना लगातार बैकफुट पे आते चला। दुनिया का तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन लगातार बैकफुट पे आते चला। अच्छा, एक पाकिस्तानी होने के नाम पे आप सोच कर देखिए, आपको नहीं लगता कि गलवान क्लैश के बाद पाकिस्तान अपने आप को बोर फील कर रहा होगा? यार, ये इंडिया तो हमसे लड़ता था, अब वो हमसे लड़ ही नहीं रहा। हम पंगे भी ले रहे हैं, हम कलेश भी कर रहे हैं, हम चूटियां भी काट रहे हैं। बोलते ना क्लास में वो चिमटियां मार रहा होता था, वो भी काट रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। इंडिया बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड एक बार कर दिया सो कर दिया। एक बार तो हमने खाली मिसाइल भी छोड़ के देख ली थी, उसके बाद पाकिस्तान ने पंगे लेने बंद कर दिए। फिर पाकिस्तान को लगा कि यार अब इंडिया पंगे नहीं ले रहा। पंगे किससे लेगा? चाइना से लेगा। लड़ाई तो चाइना से चल रही है और असली कॉम्पिटिटर अब चाइना है। तो ये जो इस टाइम पर हुआ, ये असलियत में, रियलिटी में रोहित भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चाइना को औकात, दुनिया को तो मैसेज 15 जून को ही मिल गया था 2020 को कि यस, इंडिया लड़ सकता है। उसके बाद मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन रशिया के साथ जो फॉरेन पॉलिसी दिखाई, उससे एक चीज समझ में आ गई कि इंडिया दबने वाला नहीं है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपको साफ नजर आएगा कि चाइना को पहली बार बहुत लंबे टाइम बाद पीछे हटना पड़ा है। रशिया 1967 में रशिया के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें पीछे हटा था और चाइना गायब। उसके बाद आज चाइना गायब हुआ है, वापस हटा है। अब अगला सवाल, ये क्या लेकिन जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात सारी यही है कि जो मैं रोहित से भी पूछना चाहूंगी। रोहित जी, आप ये बताइए कि ये जो चाइना के साथ आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है अभी, चाहे फौरी तौर पे ना हो, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि चाइना और भारत ने सोच लिया ही। बल्कि ये सवाल मेरा आप दोनों से ही होगा कि रोहित और फिर उसके बाद हरिमोहन जी आपसे भी, कि क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के सहारे चल रहा था कि हर चीज, क्योंकि चाइना और भारत की नहीं बनती तो हम लाडले हुए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्या पोजीशन ले सकता है? अब इसका एक जवाब होता है मंजीरे बजाएगा, लेकिन बेसिकली वो जवाब बनता नहीं है। क्यों? रीजन बीइंग के इंडिया और चाइना की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी अजीब सी है। अजीब ये है कि दोनों के दोनों $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड कर रहे हैं और उसके साथ साथ दोनों बॉर्डर पे तने हुए भी खड़े हैं। ठीक है, दोनों एक ऐसे के आईबॉल टू आईबॉल जिसको बोलते हैं वैसे खड़े हैं। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खा रहा है, सच बात यह है।
पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी अमेरिका को, क्योंकि अफगानिस्तान ट्रूप्स के लिए सप्लाईज कैसे जाएंगी, तो अब पाकिस्तान से जा रही थी, वो पाकिस्तान को पता था, तो उसके खाई। अब क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का ब्लॉक हो सकता है और चाइना का तेल जो है वो रुक सकता है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव रूट दे रहे हो चाइना को, ये भी बात मानी जाती है। तो चाइना अब चाइना के इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है वो बहुत हाई है। ग्वादर पोर्ट जितना चाइना के हाथ में है, वो ग्वादर पोर्ट, और अगर आप उसको कंपेयर करें कराची से, तो ग्वादर इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ग्वादर पास पड़ता है, ग्वादर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ग्वादर पूरा चाइना के हाथ में। तो चाइना को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है और पाकिस्तान को है चाइना की जरूरत, लेकिन पाकिस्तान को तो दूसरे कंट्रीज भी पैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रूट सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है, ये रूट और कोई कंट्री नहीं दे सकता। पैसा कोई भी दे सकता है चाहे पाकिस्तान को, भाई यही तो रिश्ता है, हम तुम्हें रूट दे रहे हैं, तुम हमें पैसा दे दो, राइट। तो ये रूट सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है, और चाइना को भी पता है, ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि रूट सिर्फ हम दे सकते हैं, इसीलिए इतना पैसा आता है, सब खा जाते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं करते, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये बात अमेरिका के साथ भी पता थी कि रूट अफगानिस्तान का हम ही दे सकते हैं तुम्हें, तुम काशी कहानाबाद चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आयानी पे एयरबेस, काशी कहानाबाद पहले इंडिया के हाथ में हुआ करता था, आयानी एयरबेस इस समय इंडिया के हाथ में, उस साइड से ले जाओ ना, बाय एयर ही लेके जाओगे, और बाय एयर लेके जाना। जैसे इंडिया को पता है कि ऊपर हिमालय पड़ते हैं, नेपाल जो भी कर ले इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि या तो हमसे ले ले, या एक नमक की थैली 150 रुपए में ले लियो, ऊपर से आ जाएगा तेरे पास, सिंपल। तो नेपाल हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, सिंपल कहानी। ये वो मजबूरियां हैं जो सबको पता है। तो पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि ये सिचुएशन क्या है, चाइना भी जानता है, चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप रहेगी। इंडिया और चाइना कोजी अप होते दिख रहे हैं, कोजी अप तो हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास अभी एक वो है मैप है, मैं इस मैप को आपको दिखाना चाहूंगा। ये इंडिया और चाइना दोनों के दोनों कोजी अप भले ही हो रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों कर क्या रहे हैं। ये मैप है 28 तारीख का, नो टाइम लगा हुआ है, 28 से 30 के बीच में हम लोग 1600 किलोमीटर रेंज की मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, ये आपके सामने, ठीक है। और ये बेसिकली आज की नहीं है, और एक ये एयर एक्सरसाइज है, नो टाइम लगा हुआ है, 7/11 से 16/11 तक। कहां? अरुणाचल में। अगेन किसके लिए? चाइना के लिए है, ये सब हमारे लिए नहीं है, राइट। ये लगा हुआ है। आप बताओ ये नो टाइम कब के लगे हुए हैं? अभी हाल के 2 दिन पहले के। और क्या पता नहीं था? 2 दिन पहले नहीं पता था कि क्या होने वाला है, 2 दिन पहले भी पता था कि क्या होने वाला है, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, दोनों के बीच में दोनों बेटर होने वाले हैं, 2 दिन पहले भी पता था। ये नो टाइम्स हमने 5 नो टाइम पर मंथ देखे हैं पिछले 4 साल में, 5 नो टाइम्स पर मंथ। क्यों? हमने 5 मिसाइल टेस्ट किए और नो टाइम 2 दिन का लगता था। दैट मींस 10 दिन पूरे महीने में इस बे ऑफ बंगाल से फ्लाइट्स नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतनी टेस्टिंग की है। अभी भी मैं आपको दिखा दूं, एक नहीं नो टाइम, 2 नो टाइम मैं आपको दिखा चुका हूं, और भी दिखा सकता हूं। अभी ये नो टाइम पड़े हैं, और नो टाइम पहले बता दिया जाता है, क्योंकि फ्लाइट्स को तो पहले से पता होना चाहिए ना कि इस रीजन को इस टाइम से इस टाइम तक हम लोगों ने नहीं यूज करना है। तो नो टाइम पड़ा, और ये भी पता है, इसी से पता चलता है पूरी वर्ल्ड को कि हम टेस्ट क्या करने जा रहे हैं। 1600 किलोमीटर का मिसाइल टेस्ट होगा, मैंने आपके सामने दिखा दिया। तो हमारी टेस्टिंग चल रही है, हम चल रहे हैं। हमारी सिर्फ अभी क्या खुला है, हमें 2 चीजें पता लगी इस समय। ये चीज कि बॉर्डर पे अब चाइना झुक गया है, कल तक झुका रहेगा उसकी गारंटी नहीं है, हमें तैयार रहना है। दूसरी चीज ये है कि अब ट्रेड ईज हो सकती है। तीसरी चीज ये, इंडिया चाइना रशिया एक्सेस कहीं ना कहीं तैयार होती दिख रही है अगेंस्ट डॉलर। तो डॉलर पे कहीं अटैक है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वाकई में हरिमोहन जी आपको भी लगता है कि चाइना झुक गया है? इसलिए कि चाइना काफी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इतनी आसानी से वो झुकने वाले या मान जाने वाले लगते तो नहीं है। तभी तो 4 साल लगे, वरना तो पहले दिन ही झुक जाता। कंटिन्यू। हरिमोहन जी, हाँ, वाईफाई आपने जो हैक किया ना पड़ोसी का, उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ऐसा लग रहा है। यस, प्लीज कंटिन्यू। आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? आए हाय, क्या कथकली वाला आपकी आवाज नहीं आ रही।
आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भाई साहब? मैं आवाज भी सुन पा रहा। हाल के अंदर आप देखेंगे कि आपको एक चीज नजर आएगी कि अभी की ग्रोथ रेट आई है 0.9% जीडीपी का। जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 0.9% है और इंडिया की ग्रोथ रेट 9% प्रोजेक्टेड है, तो आप डिफरेंस देख के बताइए कि क्या है। ये आपको दिखाई देगा कि असलियत में ये जो डिफरेंस है ये कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। ये रियलिटी है। चाइना के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो बहुत बेस होता है, चाहे वो रोड्स बना रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह होती है जहां अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर बड़े नंबर में एब्जॉर्ब हो जाती है। आप ये देखिए, आप पूछ कर देखिए, आप एक डाटा उठाकर देखेंगे तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो खत्म हो चुका है, मतलब बहुत धीरे पड़ चुका है। बैंक्स कोलैप्स कर रही हैं। बैंकों ने लोगों के जो पैसे मारे, उस पैसे को जब लोग लेने के लिए बैंकों में पहुंचे तो उनके ऊपर टैंक तक चढ़ाने की, आर्मर्ड व्हीकल्स चढ़ाने की नौबत आ गई। अब आप ये कुछ ही दिन पहले की बात है। और रही सही कसर अगर आप देखेंगे तो हमें इस चीज को जियोपॉलिटिकल, ये तो था इकोनॉमिक सिनारियो, जियोपॉलिटिकल सिनारियो को आप देखेंगे तो जो लड़ाई है उसका जो स्केल है वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी आंच जो है वो सीधे सीधे चाइना की तरफ बढ़ रही है। वही यूक्रेन वॉर देख लीजिए, ठीक है, रशिया उलझा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, पीछे भी नहीं हट रहा, और हालत अब रशिया की ये हो गई है कि नॉर्थ कोरिया से 12,000 सोल्जर्स मंगवाए हैं। अब नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स अगर रशिया के अंदर जाकर यूक्रेन से लड़ रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि रशिया के अंदर कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जो कि वो झेल नहीं पा रहा। और 12,000 सोल्जर्स लेने के लिए रशिया को खुद, पुतिन को खुद नॉर्थ कोरिया जाना पड़ा, वो गोलगप्पे से के पास, वरना क्या औकात है उसकी जो रशिया को जाना पड़े। यानी रशिया कमजोर पड़ रहा है, खासकर मैन एंड मटेरियल की फॉर्म। वहीं अगर आप ईरान को देखेंगे तो जितनी बुरी तरीके से इजराइल ने ईरान की नाक तोड़ी है ना, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बड़ा एसेट या यूं कहें एक बड़ा अलाय अमेरिका, चाइना, वो कमजोर पड़ चुका है। अब मुझे ये बताइए, ऐसे में अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट लेवल क्या होगा, किस तरफ जाएगा चाइना? या तो चाइना ताइवान पर हमला करे, तो कर नहीं पा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो चुकी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, दुनिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जहां आपको सिक्योरिटी भी मिले, जहां पर आपके ऊपर अमेरिका का दबाव, यूरोपियन दबाव भी ना हो, और जहां पर जो भी गवर्नमेंट है वो कमिटेड हो और स्ट्रांग हो और उसका स्ट्रांग बेस हो। कौन सी गवर्नमेंट है? इंडिया के अलावा आप दूसरे का नाम बता दो। चाइना ये जानता है कि उसके वहां का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। चाइना ये भी जानता है कि जिस जगह पर या जिस चीज के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ होगा उसके नाम की इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि उसको सही कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चल रही है इस टाइम पर चाइना के, और इसी चीज को हमें और आपको समझना हो कि चाइना को इन्वेस्टमेंट के लिए एक डेस्टिनेशन चाहिए जहां वो अपना पैसा लगा के अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सके, अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन कर सके। वो इंडिया के अलावा क्या है? कोई भी नहीं। दूसरा, अगर चाइना की अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है ताइवान को लेकर, तो कुछ तो उसे इंडिया की तरफ से भी श्योरिटी चाहिए कि इंडिया भैया हमला तो नहीं करेगा। इंडिया कह रहे देखते हैं, और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर सीधा सीधा मतलब बता देते हैं कि अगर हमारी बॉर्डर पे आर्मीज एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं तो इसका मतलब आवर रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि बेटा कल तू चाइना से लड़ेगा तो हम तेरे साथ नहीं होंगे, हम लड़ रहे होंगे तेरे से, और हो सकता है हम लड़े। तो चाइना जानता है अगले कुछ दिन के अंदर, कुछ महीनों के अंदर या एक साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो चाइना वर्सेस अमेरिका करता हुआ नजर आएगा। चलो, अगर नजर नहीं भी आएगा, क्या प्रिपरेशंस हो रही है? क्या नई रिक्रूटमेंट्स चाइना में दिखाई दे रही है? क्या चाइना अपनी आर्मी की जो मैन्यूवरिंग है वो लगातार करवा रहा है? सब चीजों में यस। अपनी आर्मी को अगर वो तैयार रहने के लिए कह रहा है बड़ी लड़ाई के लिए, और मूवमेंट ऑफ फोर्सेस नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन तक हो रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस ईरान का खड़ा हो रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस चाइना का खड़ा हो रहा है, इंडिया अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, यानी वर्ल्ड इज इन द मिड ऑफ वर्ल्ड वॉर।
अब ऐसे में बड़े देश के साथ यानी इंडिया के साथ उलझ के क्या चाइना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? और दूसरा, क्या रशिया का दबाव यहां काम नहीं कर पाया? क्या रशिया ने चाइना को नहीं समझाया होगा कि कुछ किलोमीटर की बंजर जमीन के चक्कर के अंदर तू इंडिया से पंगे ले रहा है? कौन सी समझदारी है ये? और अगर तू इंडिया से पंगे ले रहा है तो औकात में रहे, क्योंकि कल को चाइना हमसे लड़ेगा और इंडिया अगर अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो गया तो हमें कौन बचाएगा ये बता। अभी इंडिया ने अपना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी स्टैंडिंग खड़ी करके दुनिया को स्टैंडिंग दिखाई है, एक स्टैंड दिखाया खुलकर, भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैंने अगर रशिया से रिलेशन रखने तो रखूंगा और अगर मैंने किसी से भी रिलेशन रखने तो रखेंगे। तो ये ऐसा कमिटेड कंट्री क्या चाइना के फेवर में नहीं जाएगा अगर चाइना इससे रिलेशन अच्छे करेगा? लेकिन बीच में क्या आ रहा था? बीच में आ रही थी चाइना की ईगो, यस वी आर चाइना। अब उसने वो ईगो रखी साइड में, प्रैक्टिकली सोचा और ये कहा कि यस वी आर चाइना, वी हैव टू सेव आवरसेल्फ, हमें खुद को सेव करना पड़ेगा। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि ठीक है इंडिया भैया बात कर लेते हैं, मोदी जी बताओ क्या ये करना, क्या तेरे को बता रखा है कि क्या बस यही करना है कि आप एक काम करो, हमारे अपने टूल्स वहीं ले जाओ जो आपने अप्रैल 2020 के अंदर थे, हम भी अपने अप्रैल और वहीं तक वो पेट्रोलिंग होगी जहां तक हम 2021 में करते हैं, और आप भी वही करेंगे। दोनों तैयार बैठे हुए हैं, मगर तो चाइना सर को मानना पड़ा। जी, आप ईगो की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, चाइना को जो है अपनी ईगो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन भारत को भी तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल से आप लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे इस चीज को लेकर कि चाइना ही झुक रहा है, चाइना की ही मजबूरी है, चाइना को ही डर है, चाइना को ही आना पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं तो भारत के इंटरेस्ट भी होंगे ना, जो वो चाइना के साथ बात करना चाह रहे हैं। नहीं, बात हुई बात तो हमारे बड़े भैया बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम एक्चुअल में अभी जो हुआ है वो ये है कि चाइना 4 साल से जिस बात पे अड़ा हुआ था उससे विड्रॉ कर गया। हमारी स्टेटेड कंडीशन ये थी कि 2020 तक हम जहां पेट्रोलिंग कर रहे थे हम वहीं तक पेट्रोलिंग करेंगे। अब बॉर्डर पे स्कर्मिश हो गई, वो बोल रहा था कि नहीं नहीं आगे एडवांस, वो थोड़ा सा आगे एडवांस पोजीशन बता रहा था कि ये 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे आप पेट्रोलिंग कीजिए, यहाँ पे नहीं आएंगे। तो हम उसमें तो वो झुक गया और पीछे उसने विड्रॉ कर गया। अब दूसरी चीज कि चाइना को इंडिया की जरूरत है या इंडिया को चाइना की जरूरत, हम एक ट्रेड डेफिसिट ले रहे हैं उससे, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। चाइना ट्रेड सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है हमसे, हालांकि चाइना ट्रेड डेफिसिट दूसरी जगह प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक डूबती हुई इकोनॉमी को $100 बिलियन का अगर ट्रेड सरप्लस मिल रहा है तो वो फायदा है। अच्छा, हालांकि हमें भी जरूरत है, और हम लोगों के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, इस बार तो बजट और इकोनॉमिक सर्विस थोड़ा लेट आया ना इलेक्शन की वजह से, तो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। हम लोग चाइना से इन्वेस्टमेंट बोल भी रहे, हम चाइना से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन हम यही इन्वेस्टमेंट अगर अमेरिका से मांगेंगे तो आ जाएगी, हम ताइवान से मांगेंगे तो आ जाएगी, हम यूके से मांगेंगे आ जाएगी, फ्रांस से मांगेंगे आ जाएगी। हमें जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन देने के लिए वो कर रहा था, आनाकानी कर रहे थे ये अमेरिका, तो आ गया ना सैफरन, बोला मैं दे दूंगा। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लाइक सैफरन के हाथ में भी तो इंजन है ना, फाइटर जेट का इंजन चाहिए था। तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं से भी मिलेगी, बट देन हम अगर चाइना से ले रहे हैं, कोई रीजन है ना, ये हमारी गवर्नमेंट ने सोचा हुआ कि हम चाइना से इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, कुछ रीजंस हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट आएगी तो चाइना के लोग आएंगे, चाइना के लोग आएंगे तो वो आकर के यहाँ पे हमारे नो हाउ देंगे और यहाँ पर हम फैक्ट्री लगाएंगे। और उसके बाद जैसे कि आज से 30 साल पहले 1990 में हम एस्केलेटर नहीं बनाते थे, हम एस्केलेटर छोड़िए, मेट्रो के डिब्बे और ये एयरक्राफ्ट, ये कुछ नहीं बनता था हमारे पास, उन सब पहले हमने इंपोर्ट किया, फिर यही बनने शुरू हुए। आज हम जो डिब्बे बना रहे हैं वंदे भारत ट्रेन, वो ट्रेन के डिब्बे जो 1990s में हमारे लिए सपना हुआ करते थे, वो ट्रेन के डिब्बे आज अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं तो वे इसी वंदे भारत की बात करके आएंगे, वहां पे हम एक्सपोर्ट करेंगे रशिया को। ये समझ नहीं बना, एक टाइम पे हम इंपोर्ट करते थे, मेड इन रशिया माल, ऐसा लगता था ओ माय गॉड कहां से चांद से आ गया, आज रशिया हमारा सामान खरीद रहा है। ये चीज हम और टेक्नोलॉजी लेंगे उनसे, नो डाउट अबाउट इट, और जहां हमें नहीं चाहिए हम सीधे मना कर देंगे कि आप जाइए, हमकी जरूरत नहीं है।
बुलेट ट्रेन जो हमारी बन रही है वो हम जापान ने दी है 1% इंटरेस्ट पे, जापान हमें बना के दे रहा है। यही चाइना ने भी ऑफर की थी, हमने नहीं ली, साफ मना कर दिया। ड्रोन्स में जो इक्विपमेंट लग रहे हैं सीधे सीधे मना कर दिया गया चाइना से नहीं लेने। मोबाइल पे हम लोगों ने चाइना से मना कर दिया, नहीं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन पे, सॉरी मोबाइल तो हम ले सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट है सीधे चाइना से हम नहीं ले रहे, क्योंकि वो उसमें ऐसे डिवाइस लगाता है कि वो स्नूपिंग कर लेता है। तो हमें जो चाहिए वो हम लेंगे, नहीं चाहिए हम नहीं लेंगे। दूसरी चीज, जरूरत किसकी है? डूबती इकोनॉमी, चाइना इतने साल से अपनी इकोनॉमी को फैब्रिकेट कर रहा था, $19 बिलियन बता रहा था, निकली 10 के आसपास। तो वो अभी भी ये फिगर 10 के आसपास भी क्लियर नहीं है, हो सकता है 12 हो सकता है 5 भी हो, नोबडी नोज। लेकिन एक चीज तो है, चाइना उस डूबती इकोनॉमी को क्लैरिफाई नहीं कर सकता, उसको जितना उसने गड़बड़ किया उसको वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता, वापस 19 पे नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं उसको जरूरत है इंडिया की। एक इंटरनल रिवोल्ट भी हमें दिख रहा है चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ। वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में ही 3rd टाइम अनप्रेसिडेंटेड उनको मिला है एक टर्म, और इसकी वजह से बोलिए कि शंघाई गैंग बहुत उनसे नाराज है। और जिस तरीके से फॉर्मर प्रेसिडेंट हू जिनटाओ को उठा के भगा दिया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन से, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब रिजेंटमेंट कहीं ना कहीं दिख रही है चाइनीज आर्मी के अंदर भी और चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर भी। तो चाइना की टूटती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए शी जिनपिंग अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो इंडिया की सपोर्ट, इंडिया से ऑक्सीजन लेते दिख रहे हैं। ऐसा कुछ इंडिया के सामने नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं यही बात हरिमोहन जी आपसे भी पूछूंगी, आपका क्या ख्याल है? वैसे हमारे यहाँ बोला जाता है मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो मेरा ख्याल है अगर चाइना की इकोनॉमी खराब भी हो रही है तब भी वो बहुत सी कंट्री से इस वक्त भी आगे है। आरजू जी, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, लेकिन आखिरी बार 1.25 लाख का होता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। यानी वो जो रिटर्न मिलेगा मरने वाले हाथी का वो उतना ही मिलेगा, उसके बाद वो खत्म ही होता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे डिस्कशन में एक चीज और आई थी कि जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी है, हाथी के जैसी है, उसका गिरना मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाथी का गिरना मुश्किल है, लेकिन अगर हाथी अंदर से बीमार हो जाए, खोखला हो जाए और एक बार गिर जाए तो उसे उठाना नामुमकिन है। हमें ये भी समझना पड़ेगा। यानी एक बार वो अंदर से अगर खोखला हो रहा है, बीमार हो रहा है, फिर उसे उठाना नामुमकिन होता है। अब आपने तीसरी एक बात कही थी, कॉन्फिडेंस, कि इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। देखिए, दो चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा वर्ड है जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नॉर्मली तब शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब कोई फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद दूसरे लोग इस वर्ड को यूज करते हैं हमारे एफर्ट्स का मजाक उड़ाने के लिए। यानी अगर इंडिया फेल हो जाता 4 साल के बाद और इंडिया बिना किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट के बाद वापस आ जाता, तब आरजू जी कह सकते थे, या पाकिस्तानी टीवी मीडिया कह सकता था कि हाँ भाई, ये इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस में था, देखा पिटाई खा के आया ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार ये हुआ है कि चाइना पीछे हटा है, और ये आज से नजर नहीं आ रहा। अगर आप एससीओ की मीटिंग जो पिछले साल शायद अगर मैं सही हूं तो कजाकिस्तान के अंदर हुई थी, तो वहां जिस तरीके से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर से मीटिंग करने के लिए टाइम मांग रहे थे, और डॉक्टर एस जयशंकर ने टाइम नहीं दिया था। वो साफ तौर पर बता रहा था कि भाई वो चाहते हैं बात करना, इंडिया नहीं। तो रोहित भैया ने जो कहा वो चीज यहां साफ नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है कि उन्हें चाहिए थी बात करना। वो अलग अलग मीटिंग्स में, यहां तक कि वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर मीटिंग में अगर गए हुए थे तो वहां पर भी टाइम मांग रहे थे। इंडोनेशिया के अंदर जब थे तो वहां पर भी टाइम मांगा था, और यार बात करते कि नहीं, बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी परेशान है कि इंडिया वाले बात नहीं करते, चाइना वाले भी परेशान थे कि इंडिया वाले बात नहीं करते। और अगर गोली चलाने की जगह केवल बात ना करके अपना काम चला लेते हैं तो इसका मतलब काम सही चल रहा है। और तीसरी बात, सामने वाला बात करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है और केवल बात ना करने से मान जाए तो इसका मतलब यह है उसका ज्यादा पेट खराब है, उसे ज्यादा जल्दी थी। तो देखो, प्रूफ और डाटा के ऊपर तो हम बात कर नहीं सकते, हम सिर्फ इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये फैक्ट्स जो नजर आ रहे हैं वो मुझे कहानी और भी कुछ पता है। जी आरजू जी।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को जरूर इस वक्त सोचना पड़ेगा कि हम जो एक तरह से चाइनीज कैंप में बैठे हुए थे और हमें लग रहा था कि जी हम बस चाइना हमें कुछ कहता रहेगा और पैसा देता रहेगा और हम भारत के लिए या किसी के लिए भी कुछ भी स्टेटमेंट जारी करते रहेंगे, तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि अगर भारत और चाइना दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। वो जो कहते हैं ना, तेरा क्या होगा कालिया, तो वो वाली तेरा मुझे क्या होगा लगती है। पाकिस्तान में। मैं वैसे आपको अर्जुन जी एक चीज बताना चाहूंगा इस मामले में कि पाकिस्तान को पैसे मिलने बंद हो गए तब लिटरली पाकिस्तान पहली बार बैठ के सोचेगा कि हुआ क्या। लेकिन उससे पहले जो आपके ग्राउंड लेवल सिचुएशंस में आपके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर है, और ये बिल्कुल जो कमजोर पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये डिजास्टर क्रिएट करता है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है कमजोर पॉलिटिकल सिस्टम। मैं इस चीज को बहरहाल समझ नहीं पा रहा, और आपके यहाँ बहुत कमजोरी है इसमें जी। इसमें है और हमेशा से ही है, शायद शुरू से ही, और अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं जो इस सिस्टम को सही कर पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।